आपके पूरे परिवार को भी, और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, और इस शुभकामना से बच्चों केवल काम नहीं चलने वाला है, सिलेक्शन आप लोगों को लेना ही है इस साल 2021 में, चाहे जो हो चाहे जैसे। तो YouTube पे हम आएंगे आजकल परसों में, आपको बताएंगे 2021 में आपको कैसा व्यवहार, कैसा आचरण, कैसी तैयारी आपको रखनी है जिससे आप सफलता शीघ्र प्राप्त कर सकें। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। PS चल रहा है, प्रैक्टिस शीट 1 चल रहा है, जितना तेजी से हो सके क्वेश्चन लगाएंगे। YouTube के बच्चे आप लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं 9 वर्ष की, और लीवोलन पे भी बच्चे हैं, आप सभी लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए क्वेश्चन कहाँ तक करवा दिया? 45 तक हो चुका है। अब आइए 45 करवाना है, लगाइएगा 45, तो 45 लगाइए। हाँ, पढ़ने का मन किसको नहीं कर रहा है? आइए चलिए देखिए, किसी नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिसमें से 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं तो नगर में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? ध्यान से देखिए, 1000 में साक्षर कितने हैं? 25%, यानी कि सभी निवासियों में से केवल 25% साक्षर हैं। तो साक्षर कितने हुए? 250, 25% ले लीजिए इसका। अब बोला गया है 1000 का 60% पुरुष है, क्या होगा? 600 पुरुष हो गए। इसमें साक्षर कितने हैं? 20% साक्षर हैं। तो 600 का 20% 120 हो गया। टोटल साक्षर 250 और पुरुष साक्षर 120। तो महिला साक्षरों की संख्या आपसे पूछा है नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, तो आपको बताना है महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत। ध्यान से देखिएगा, तो आप क्या करेंगे? साक्षर महिला कितना होगा? 250 में से 120 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 130, 130 आ गया। क्लियर है? हाँ, अभी निकालूंगा प्रतिशत। अब देखिए, 130 महिलाएं जो साक्षर हैं, इनका हम प्रतिशत किस पे कैलकुलेट करेंगे? महिलाओं पे ही महिलाओं पे ही निकालेंगे कि कुल नगर की जनसंख्या पे निकालेंगे? महिलाओं पे निकालने, वैसे तो नगर में बोला गया है, तो थोड़ा डाउटफुल हो जाता है ये क्वेश्चन कि आपका 1000 पे निकलेगा कि आपका कितना बच रहा है? आपका बच रहा है 400 पे निकलेगा, तो 400 पे ही निकालेंगे। महिलाओं की संख्या में कितनी महिलाएं साक्षर है आपकी, उसका प्रतिशत निकाला जाएगा। तो साक्षर महिला प्रतिशत क्या हो जाएगा? कितना? 130 बटा महिलाएं कितनी हुई? 400 गुणे 100, कितना? 32. ये आपका आंसर है। महिलाओं की जो भी जनसंख्या थी नगर में, उसका 32.5% क्या है? महिलाएं साक्षर हैं। नगर बोला है तो थोड़ा डाउटफुल हो जाता है ये क्वेश्चन, कभी कभी नगर पे ही रिलेट कर देता है। तो नगर की जनसंख्या टोटल कितनी है? 1000, और ये महिलाएं कितनी साक्षर है? 130 गुणे 100, कितना आया? 13%। तो ये आंसर में होगा भी नहीं, है 13%। हाँ, तो जब है तो इसको आप प्रीफर करिए। नगर बोला है तो आप इसको प्रीफर करिए। कौन सा क्वेश्चन था? 45, 13% है, तो आप इसको प्रीफर कर लीजिए। इसको ना प्रीफर करके आप इसको प्रीफर करिए। ठीक है, ये थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है क्योंकि यहां पर जो प्रतिशत था पुरुषों का, वो पुरुषों का 20% साक्षर थे ना, तो उसी तरह से जनरली ये उठाया जाता है कि महिलाओं का कितना साक्षर है।
लेकिन जब नगर है तो नगर की कुल जनसंख्या लीजिए और फिर नगर की कुल जनसंख्या कितनी है 1000, तो उसमें आपको ले लेना है 13%। ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन होता है, ठीक है। आंसर है 13%, तो इसी को प्रीफर करेंगे, प्रेफरेंस इसी को दिया जाएगा। ना होता तो फिर 32.5 को प्रीफर करते हैं, ठीक है। सही है, ना होता तो फिर 32.5 को। आइए अब कौन सा क्वेश्चन, 46 से लेके आप 53 तक में क्वेश्चन पूछ लीजिए। प्रेफरेंस इसको दीजिएगा, इसको नहीं। आइए कौन सा, 46 से लेके 53 तक में पूछिए। 46 से लेके 53 तक में, हाँ 46 और 50, 47 और 52 और बोलिए, हाँ 55 और 56, 57 पे तो हम आए ही नहीं अभी। चलिए आइए 46 देखिएगा। दो विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी है, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किया है और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60% है। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या है, ये आपसे पूछा गया। आप जीटीओ भी कर सकते हैं क्वेश्चन, बेसिक से अगर करना है तो बेसिक से भी कर सकते हैं। आइए 46 मेथड 1 देखिए। एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किया है, एक और ये दूसरा, अगर ये x पाया तो ये x प्लस 12 पाया, सही है। अब बोला गया है उसके अंक, किसके अंक, बड़े वाले के, x प्लस 12, दोनों के अंकों के योग का 60% है, तो दोनों के अंकों का योग हो जाएगा 2x प्लस 12, इसका क्या ले लेंगे 60%। तो हल करेंगे तो x बराबर 24 आ रहा है, x बराबर क्या आ गया 24, तो बच्चों ये आया 24, तो ये आएगा कितना 36, 36 और 24 को यह आंसर दिया गया है, हाँ है। अब इस तरह से ना करके अगर आप ओरल करना चाहते हैं तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, जीटीओ, केवल देखकर आंसर दिया जा सकता है, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। मेथड 2 आइए, जीटीओ, गो थ्रू ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 21, 9, 25, 13, 30, 18, 36, 24। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखेगा, ये आपके उन दोनों के अंक दिए गए हैं। तो बोला गया एक का अंक दूसरे से 12 अधिक है, किसमें 12 अधिक दिखाई दे रहा है, सब में 12 अधिक दिखाई दे रहा है, तो इससे चेक नहीं हो पाया। तो पहले वाले का जो अंक है दोनों के अंकों के योग का 60% है, तो अगर 21 लेंगे तो क्या 30 का ये 60% होगा, नहीं होगा। अगर 25 लेंगे तो क्या ये 38 का 60% होगा, नहीं होगा। अगर 30 लेंगे तो क्या ये 38 का 60% होगा, नहीं होगा। अगर आप 36 लेंगे तो 36 24 जोड़कर कितना हुआ 60, 60 का ये 60% होगा, हाँ होगा। यानी कि यही आंसर क्या है, सही है, डायरेक्ट यही आंसर सही है। तो ऐसे चेक करके आप विदाउट यूजिंग पेन पेपर आप आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं, सही है। अब आ जाइए 47 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है क्या, अच्छा। कॉलेज के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे हैं, जिनमें से क्रमशः 60% और 80% पास हुए हैं। पास हुए छात्रों की औसत दर प्रतिशत में कितनी है। कुल मिला के पास का प्रतिशत निकालना है, पास का क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है और कुछ नहीं। पास हुए विद्यार्थियों का औसत दर प्रतिशत क्या है, तो पास का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन है, इस 2 साल से आप कंफ्यूज मत होइएगा, 2 साल से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यही छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे हैं और इस 2 वर्ष
तक में 60% और 80% पास हुए हैं। तो 2 वर्ष का कोई यहाँ रोल नहीं है, बस ये रहता कि परीक्षा में बैठे हैं 60% 80% पास हुए हैं, तो पास होने वालों का प्रतिशत बताइए। ये सीधा सीधा सा प्रश्न है। तो बताइए 80 में कितने पास हो जाएंगे? 60%, यानी कि 48। और 60 में कितने पास हो जाएंगे? 80%, मतलब 48। तो यहां देखा जाए तो 140 और यहां देखा जाए तो 96। आपको पास प्रतिशत निकालना है। 96 बटा 140 गुणे 100 कितना? 68 होल 4/, 68 सही 4/7% लोग पास हुए हैं। यही इनका पास होने का औसत दर प्रतिशत है। टोटल ये आपके 68 होल 4/7% आपके पास हुए हैं। हर एक बच्चा ध्यान देगा। यस, बताइए किसी के मन में कोई डाउट? ये पास का प्रतिशत ही केवल पूछा है आपसे, कुल कितने प्रतिशत पास हो रहे हैं इन 2 वर्षों में, औसतन इन 2 वर्षों में कितने प्रतिशत पास हुए हैं, तो यही आंसर होगा आपका। यस, क्या है? हाँ, आपको कंफ्यूज करने के लिए आया समझ में? आपको कंफ्यूज करने के लिए भाषा क्या करता है? बदल देता है, और कुछ नहीं। हाँ, दोनों का मतलब एक है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है आपका कौन सा क्वेश्चन? 40 50। ठीक। राजू का मासिक वेतन 13,500 रुपए है और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपए है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च भी 7% बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा। आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है। वेतन जो है वो है 13,500, खर्च क्या है उसका? 9,000। बचत क्या होगी? आप इसको घटा देंगे, 13,500 में से 9,000 घटेगा, कितना? 4,500। ये आपका बचत हो गया, प्रारंभिक बचत है ये आपका। अब देखिए वेतन आपका कितना बढ़ा है? 14% बढ़ा है। तो ध्यान से देखिएगा, 13,500 का 14% आपको लेना है। तो इसका 13,500 गुणे 14/100 भी कर सकते हैं, आराम से आएगा। ओरल कैलकुलेट करें तो 10% इसका कितना होगा? बताइए, 1350। ठीक। 1% इसका कितना होगा? 135। 4% कितना होगा? बताइए, 540। तो क्या होगा आपका? सीधे सीधे आपका वृद्धि जो हो रही है वो कितने की हो रही है? 14% का मतलब 1890 की वृद्धि है। 14% ये बढ़ा है। समझ में आया? अब देखिएगा ये खर्च कितना बढ़ा है आपका? 7% बढ़ा है। तो खर्च कितना बढ़ के हो जाएगा? 630 हो जाएगा। हर एक बच्चा देखेगा। तो यहां से आपका नया वेतन जो आएगा वो क्या होगा? 15,390। और यहां से जो नया खर्च आएगा वो होगा 9630। अब नई बचत जो निकल के आएगी वो कितनी होगी? 5760। ये आपकी नई बचत है। हर एक बच्चा देखे, पुरानी बचत 4500, नई बचत 5760। बचत में वृद्धि बताइए। आप 5760 में से 4500 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 1260। अब वृद्धि प्रतिशत चाहिए। 1260 बटा कितना? 4500 और गुणे 100। बोलिएगा कितना? 28%। अभी रुक जाइए, ध्यान से देखिए, दोबारा मैं समझा रहा हूं। वेतन 13,500 है, खर्च कितना है पुराना? 9,000।
तो बचत कितनी होगी 4500। वेतन आपका 14% बढ़ा है, यानी कि 1890 बढ़ा है। इसमें हमने वो सीधे 13,500 का 14% नहीं निकाला है, हमने शॉर्टकट के माध्यम से ओरल निकाला है। 1890 की वृद्धि होगी। खर्च भी आपका 630 बढ़ेगा, ध्यान से देखिएगा, खर्च आपका क्या होगा 630 बढ़ जाएगा। अब देखिए यहां पर एक तरीका है आपका कि आप नई आय निकाल लीजिए, मतलब नया वेतन निकाल लीजिए, और ये आप यहां से नया खर्च निकाल लीजिए, तो नई बचत आ जाएगी। क्लियर सारे बच्चों को? अब बचत में वृद्धि दिखाई दे रही है, वृद्धि निकालकर आप वृद्धि प्रतिशत निकाल लीजिए। हम इसको बिना नया वेतन और बिना नया खर्च निकाले भी कर सकते हैं, केवल इसको देखकर। ध्यान से देखिए, ये 1890 बढ़ा है, ध्यान से देखिएगा। खर्च कितना बढ़ गया है 630, तो 630 इसमें से घटा देंगे तो कितना होगा 1260। कितना आएगा 1260। तो 1260 अब और पहले से एक्स्ट्रा बचाएगा। केवल ये काम यहीं पर हो सकता है, ये काम यहीं पर हो सकता है। ये आपका बढ़ा है, ध्यान से देखिए, और ये इतना बढ़ा है, तो इसका जो डिफरेंस होगा 1260, इसी का डिफरेंस ये क्या होगी, खर्च में वृद्धि होगी, सॉरी बचत में वृद्धि होगी। डायरेक्ट बचत में वृद्धि, दोनों तरीके से समझिएगा। तो वृद्धि प्रतिशत आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये काम डायरेक्ट यहां से हो सकता है, आपको ये चीज निकालना नहीं पड़ेगा। आप खुद देखिए, आपका वेतन इतना बढ़ गया है, खर्च इतना बढ़ गया है, डिफरेंस इसका जो आ रहा है, जो भी इसका डिफरेंस आएगा वही क्या हो जाएगा, बचत में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इतना तो उसके पास आ रहा है एक्स्ट्रा, लेकिन उसमें से इतना एक्स्ट्रा फिर खर्च हो जा रहा है। तो अब बचेगा कितना बताइए, 1260 बचेगा। रुक जाइए, अभी 1260 बचेगा। अब 1260 की जो अभी एक्स्ट्रा जो आपकी बचत हो रही है वो किस पे होगी, 4500 पे। तो 1260 बटा 4500 गुणे 100, ये आप आंसर दे सकते हैं। आया समझ में बच्चों? ये कोई डाउट? क्लियर है? अब आप बोलिए। ये नहीं आया समझ में आपको? वेतन कितना है 13,500, 14% बढ़ेगा, मतलब कितना बढ़ेगा 1890 बढ़ेगा। तो नया वेतन क्या हो जाएगा, क्यों माइनस करना पड़ेगा, 13,500 में इतना बढ़ गया 1890। आप बताइए क्या हुआ है, ऐड हुआ। क्यों ऐड होगा पता है ना, जब ये वेतन बढ़ रहा है 1890, तो नया वेतन क्या होगा, ऐड होके ही तो आएगा। क्लियर हुआ? उसी तरह से आपका नया खर्च भी ऐड होके आया है। बच्चों आपको एग्जाम में ऐड करने की जरूरत नहीं है, इतने बच्चे नहीं रहेंगे आप एग्जाम तक, बड़े हो चुके रहेंगे, तो ये सारा काम आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? अब कौन सा क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है? लीवोलन पे क्लास डिस्टर्ब है क्या? चल रही है। 52, आइए। एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया है और वाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के पास रुपयों का औसत 110 है तो एक्स के पास कितने रुपए हैं? देखिए औसत का मतलब यह होता है कि प्रत्येक के पास ये मान लिया जाएगा कि 110 110 और 110 रुपए है। तीनों का औसत निकाला गया है कि तीनों के पास औसतन 110 रुपए है, यानी कि तीनों 110 110 और 110 रखेंगे तो कुल मिला के इनके पास कितना होगा, 330 होगा। कुल मिला के इनके धनों का योग क्या होगा, 330 होगा। इसको उठाकर लेकर चलना है साथ में। आइए चलिए, हर एक बच्चा ध्यान देगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा। 52 नंबर का क्वेश्चन है। एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया है, यहां लिखिए एक्स, यहां लिखिए वाई और यहां लिखिए जेड। एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया है, तो वाई के पास अगर 100 है तो एक्स के पास 200, और बोला है जेड के पास, वाई के पास जेड से 50% अधिक है। तो बताइए, अगर इसको हम देखें तो बच्चों वाई के पास जेड से 50% अधिक है। अगर इसी को 100 माने होते तो ये 150 हो जाता, और ये फिर कितना हो जाता, ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहता। रेशियो लेना चाहें तो रेशियो भी ले सकते हैं बड़े आराम से, नहीं लेना चाहें तो ना भी लें। 00 से सॉरी मत लीजिए, मत काटिए, जाने दीजिए। अब देखिए, यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है तो तीनों के रुपयों का योग
क्या हो जाएगा 110 गुणे 3 यानी कि 330 रुपए। और यहां से देखा जाए मानने के हिसाब से, चलिए कटा के छोटा कर लें, मानने के हिसाब से इनके पास कितना है 30, 15 और 10 है, टोटल कितना हुआ 55 हुआ। तो क्या माना हुआ 55 आपके किसके इक्विवेलेंट होगा 330 के? संजय क्लियर है? माना हुआ आपका कितना 100 माना हुआ 55 किसके बराबर 330 के, तो 55 बराबर किसके 330 रुपए के। आ गया बच्चों समझ में? तो एक बराबर किसके 6 के। क्या किसका मांगा गया है x का मांगा गया है, तो 30 बराबर किसके 30 गुणे 6 180 रुपए के। यह आपका आंसर होगा 30 गुणे 6 यानी कि 180 रुपए के। आ गया समझ में? क्लियर है? हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे, समझे इन चीजों को। क्यों मेरे बच्चों बताइए, सबको क्लियर है? लीवोलन वाले और जो क्लास में बच्चे नहीं आए हैं वो यूट्यूब पे हैं, वो भी ध्यान दें, एक एक सवाल लगाएं और जो नहीं आ रहा है वो पूछें। अब हम लोग आएंगे 54 से लेकर 67 तक के क्वेश्चन, 54 से लेकर 67 तक के क्वेश्चन पूछिए, जिसमें भी प्रॉब्लम हो पूछिए। 54 से लेके 67 तक के क्वेश्चन, 56, 55, 57, 61, 67, 65, 64। क्या है बच्चों? क्या है 60 वाला? आइए बच्चों मास्क लगा के आप लोग बैठिए, मास्क लगा के आप लोग प्रॉपर बैठिए क्लास में। कल कोचिंग वालों के साथ आपकी एसपीसीटी और एडीएम की मीटिंग भी है, पेपर में पढ़े होंगे आप लोग कोचिंग कैसे चले आगे, ठीक है? तो मैक्सिमम जितनी कोचिंग्स हैं मेरे ख्याल से कॉमर्शियल जो नहीं है वो बंद ही हो जाएंगी, ज्यादातर ऐसा लगता है। चलिए आगे देखिए, क्या वैक्सीन लगना शुरू हो गया? अच्छा, जोधपुर में वैक्सीन लग रही है। वो वैक्सीन वाला मैटर नहीं है, मेनली मैटर वो कॉमर्शियल बिल्डिंग का मैटर, जीएसटी का मैटर और भी पार्किंग का मैटर, बहुत सारे मैटर हैं, ठीक है? कोविड वाला तो पूरा देश झेल रहा है। तो चलिए अब टाइम हमें नहीं पता, पता नहीं 10 बजे जाना होगी 12 बजे जाना हो, हम अपडेट कर देंगे टेलीग्राम पे आप लोगों को, ठीक है? अगर मैं नहीं रहूंगा तो टेस्ट करा लूंगा एक, ठीक है? सैटरडे भी है कल अभी कल का टाइम हमको नहीं पता है कब जाना है, ठीक है? अभी मैं फोन करके पूछता हूँ कब जाना है, तो उस हिसाब से हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद है 54 से 67 नंबर तक का क्वेश्चन है। 54 से 67 पूछिए फटाफट। और कोई क्वेश्चन? 60 कर दें केवल? आइए बच्चों चलिए ध्यान से देखते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले नहीं, पहले आएगा 55। 55 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। एक बक्से में 100 नीली, जिसने भी पूछा है ध्यान देगा, मैं ओरल ही करूंगा। एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल और 50 काली गेंदे हैं। 25% नीली गेंदे तथा 50% लाल गेंदे निकाल ली गई, तो वर्तमान में काली गेंदों का प्रतिशत। तो पहले 200 गेंदे थी, ठीक है? 25% नीली गेंद और 50% लाल गेंद निकालना है, तो 25% नीली निकालेंगे तो बचेंगी 75 नीली, 50% लाल निकालेंगे तो बचेंगी 25 नीली, तो 75 25 100 और 100 50 150। तो अभी भी आपकी बक्से में गेंदे कितनी है 150 और 150 में काली कितनी है 50। तो काली गेंदों का प्रतिशत क्या होगा 50 बटा 150 गुणे 100, कितना आएगा 33 होल 1/3%। सही है? किस बच्चे ने पूछा था? किसने पूछा था? चलिए आइए, अब इसके बाद है आपका 55 हो गया 56। एक कर्मचारी का भत्ता
उसके मूल वेतन का 165% है। यदि उसे कुल 11,925 रुपए मिलते हैं तो उसका मूल वेतन कितना है? मान लिया मूल वेतन 100%, ओरल करिए ना, मूल वेतन 100%, तो भत्ता उसका क्या होगा? 165%। तो कुल वेतन कितना हो गया? 265%। सही है, या कह दीजिए मूल वेतन 100 तो भत्ता मिलेगा 165 रुपए, कुल वेतन कितना होगा? 265 रुपए। और बच्चों यही 265 रुपए किसके बराबर होगा? 11,925 के। तो 100 किसके बराबर? 11,925 बटा 265 गुणे 100 कितना आएगा? 4500। ये आ रहा है आपका 4500, 4500 कर लेंगे कि करवाना पड़ेगा? हो जाएगा। अब 56 के बाद है 57। आइए देखिए, एक शहर में जनसंख्या है 3,11,250, महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात है 43:40। यदि महिलाओं में 24% शिक्षित हैं और पुरुषों में 10% निरक्षर हैं तो शहर में शिक्षितों की संख्या क्या होगी? तो शहर में कुल शिक्षित कितने हैं वो पता कर लीजिए। शहर में कुल शिक्षित कैसे पता चलेगा? पता करिए कितने पुरुष शिक्षित हैं और कितनी महिलाएं शिक्षित हैं। और कितने पुरुष और कितनी महिलाएं शिक्षित हैं इसकी जानकारी कैसे होगी? जब पुरुषों और महिलाओं की संख्या आपको पता हो तब। और पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या कैसे निकलेगी? जब आप 3,11,250 को 43:40 के रेशियो में बांटेंगे। यहां पर रेशियो डिवीजन है। अगर पुरुष आपके, सॉरी पुरुष नहीं, महिलाएं 43 हैं तो पुरुष कितने हैं? 40। किसमें? रेशियो में। तो रेशियो में ही टोटल कितना होगा? 83। महिला पुरुष मिलाकर रेशियो में ही कितने होंगे? 83। और रियल में है 3,11,250। तो क्या यही 83 रेशियो का 3,11,250 के इक्विवेलेंट होगा? निश्चित रूप से होगा। तो बच्चों देखिए क्या करेंगे, आपका 57 नंबर का क्वेश्चन है। लिखेंगे 83 इज इक्वल टू 3,11,250। तो बच्चों एक इक्वल किससे होगा? 83 से डिवाइड होगा, डिवाइड करिए। 700, 3,750। सही है। अब आइए, यहां पर फीमेल और मेल का रेशियो दे रखा है 40:40 है। तो जब एक बराबर 3750 के है तो ये 40 बराबर किसके होगा? गुणे 3750 कितना आएगा? 40 में 3750 का गुणा करिए, 1,50,000। सही है बच्चों। अब देखिएगा, इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे 1,50,000 को चाहे तो आप घटा सकते हैं। क्लियर है? तो भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो गुणा करने में टाइम आपका बर्बाद होगा। गुणा करने में समय क्या होगा? बर्बाद होगा। समझ में आया? तो माइनस कर लीजिए 3,11,250 और माइनस 1,50,000 कितना? 1,61,250, यानी कि 1,61,250। बच्चों घटा लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, मल्टीप्लाई करने पे मुश्किल है। अब क्या बोला है? महिलाओं में 24% शिक्षित हैं, तो शिक्षित महिलाएं कितना होगा भाई? इसका 24%। कितना आएगा? महिलाओं की संख्या ये है क्या? 24% निकालिए, कितना आएगा इसका? 24। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना आ रहा है? इसका 24% महिलाओं का निकाल के बताइए। थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, हर सवाल 10 सेकंड में थोड़ी हो जाता है, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें करना पड़ेगा आपको। 64 भी नोट कर, 64 का नंबर आएगा वैभव, आस्था, कराऊंगा 64, लिखा है मैंने 64, यहां लिख रखा है, कराऊंगा, परेशान ना हो आप लोग। कितना बोल नहीं रहा है? 24% आ रहा है, 38,700। ठीक, ये शिक्षित महिलाएं हो गई। शिक्षित पुरुष कितने होंगे?
देखिए पुरुषों में 10% निरक्षर हैं, तो 90% साक्षर होंगे, तो कितना आएगा? 1,35,000। अब आपसे पूछा गया है शहर में शिक्षितों की संख्या क्या है, तो कुल शिक्षित कैसे होंगे? प्रतिशत में नहीं मांगा है, केवल कुल शिक्षित मांगा है। 38,700 प्लस 1,35,000 कितना आ रहा है? 1,73,700। ये आपका आंसर है। तो बच्चों थोड़ा कैलकुलेशन मिला है, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। यस, तो वो भी बात है, 100% वो भी सही है। आप इसका भी निकाल सकते हैं 24% और इसका 90% निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं देखिए 43 का 24% निकालने में आपको कैलकुलेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कट तो जाएगा नहीं, इसलिए हमने नहीं उठाया था। आया बच्चों समझ में? नहीं तो हम रेशियो में ही उठा सकते थे, कटता नहीं। इस तरह से आपका पूरा फिक्स कैलकुलेशन आ रहा है। आ रहा है बच्चों समझ में? ऐसे कर लेंगे। अगर ये कटने लायक होता, अगर ये 24 होता और ये कुछ ऐसे होता तो फिर आराम से कर लेते। ठीक है, ओरल हो जाता, फिर उसमें कैलकुलेशन होगी, पेन उठाना ही पड़ेगा उस तरह से भी। क्यों बच्चों, यहां का भी हम चाहें तो 24% निकाल लें और यहां का 90% निकाल लें, वो रेशियो में फिगर आ जाएगा। और हम जानते हैं कि 83 बराबर इतने के, तो उतना बराबर कितने के, वो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये भी डायरेक्टली कट नहीं रहा है, इसलिए हमने नहीं लिया। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वो है 57 के बाद 60 नंबर का क्वेश्चन है। आ जाइए। यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 है और उनमें से एक व्यक्ति की औसत आय और उनमें से एक की आय औसत का 120% है, औसत आय का, तो उसकी आय सिंपल है। देखिए यहां पर 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय दी गई है 80,800, तो इनकी औसत आय निकालनी है। तो औसत का मतलब होता है बच्चों प्रत्येक को हम बराबर बराबर आय दे दें। प्रत्येक को क्या दे दें? बराबर बराबर आय दे दें। भले किसी का 100 रुपए हो, किसी का 5,000 हो, किसी का 10,000 हो, लेकिन औसत आय की जब बात करेंगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे 80,800 का। तो औसत आय अगर यहां पर निकाली जाए 60 का, तो औसत आय बराबर हो जाएगा कुल आय बटा व्यक्तियों की कुल संख्या है। फॉर्मूला भी होता है औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। वही काम कर रहा हूं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कुल आय हो गई और यहां पर कितने लोगों की आय है उनकी संख्या ले लीजिए। तो कुल आय कितनी होगी? 80,800 और व्यक्तियों की संख्या 16। कितना होगा ये? 50। अब देखिए एक व्यक्ति है, उसकी आय औसत आय से औसत आय का 120% है। एक व्यक्ति की आय, वो स्पेशल व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति की आय क्या हो जाएगा? 50 का 120%, कितना? 60। ये बच्चों आपका आंसर है। 60 ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। ये सब देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, बार बार लगाइए, और अगर ये चीजें करना आ गया तो समझिए एक मजबूती आ जाएगी आपके अंदर, किसी भी मैथ्स के टॉपिक को लेकर बहुत मजबूती आ जाएगी। आइए चलिए देखिए, हो गया? हर एक बच्चा ध्यान देगा। 61, इलाहाबाद से किसी स्थान के लिए बस का किराया तथा ट्रेन का किराया क्रमशः 20 रुपए और 30 रुपए है। ट्रेन के किराए में 20% की तथा बस के किराए में 10% की वृद्धि हो गई, तो नए ट्रेन के किराए तथा नए बस के किराए का अनुपात ज्ञात करें। जिस बच्चे ने पूछा है वो सुन ले ध्यान से, ओरल बता रहा हूं मैं। देखिए ध्यान से, 20 रुपए 30 रुपए बस और ट्रेन का किराया है। बस का किराया 20% बढ़ा, 20 का 20% क्या होता है? 4 होता है, तो 24 रुपए बस का किराया हो गया।
और ट्रेन का किराया 10% बढ़ा है, तो 30 का 10% 3 होता है, तो 33 रुपए हो गया ट्रेन का किराया। तो बस का किराया बटा ट्रेन का किराया कितना होगा? 24 बटा में 33। उल्टा हो गया, नए ट्रेन के किराए, ठीक है। 33 बटा में 24, ट्रेन का किराया पहले है और बस का किराया बाद में है, तो 33/24 हो जाएगा। कटाएंगे इसको 3 से तो 11 और 8 का रेशियो आएगा। कर लिया आप लोगों ने? ऑप्शन कोई नहीं है, चलिए। नहीं, सुनिए, उससे हमको मतलब नहीं। अच्छा लिखा है, ठीक। ट्रेन के किराए में 20% की वृद्धि, सॉरी हम लोग को क्या लगा बस के किराए में, ट्रेन के किराए में वृद्धि है ना। तो ट्रेन का किराया 20% बढ़ेगा तो वो 36 हो जाएगा, बस का किराया क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो ट्रेन का किराया 36 और 36 बटा में 22, तो 36 बटा में 22 क्या आएगा? 18 और 11 आएगा। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? जिसने भी पूछा था ओरल करवा दिया हमने, इसको पूछने लायक ये सवाल था नहीं है वैसे। आइए, क्या है आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलिए देखिए, 62। एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं और केवल 450 छात्र। 62 तो नहीं पूछे हैं ना? नहीं, ठीक है। 63 नहीं, 64 पूछा गया है। आइए 64 देखिए। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से अधिक है और इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो फैक्ट्री में कितने कर्मचारी? 100 कर्मचारी। मान लिया 100 कर्मचारी, तो 60 कर्मचारी जो होंगे वो 30 साल से अधिक उम्र के होंगे और इसका 75% पुरुष है, यही बोला गया है ना। इनमें से 75% पुरुष कर्मचारी हैं, तो 60 कर्मचारियों का 75% पुरुष कर्मचारी हैं, तो 60 का 75% कितना होगा? 45। तो बच्चों यही 45 बराबर किसके? 1350 के। तो 1 बराबर किसके? 30 के। 30 क्या आ रहा है? तो 1 बराबर 30 के, तो 100 बराबर किसके? 3000 के। जिन बच्चों ने पूछा है वो समझ में आ गया उनको क्वेश्चन? क्या व्हाइट बोर्ड पे करवाऊं इस क्वेश्चन को? सिंपल है, अगर 100 कर्मचारी हैं तो 60 उसमें क्या है? 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो 60 हो गए 30 वर्ष से अधिक आयु के, तो इनमें से 75% पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं। तो अगर हम 60 का 75% निकालें तो कितना आएगा? 45 पुरुष हो गए बच्चों। तो 45 जब पुरुष हो गए तो यही बराबर किसके होगा? 1350 के। ध्यान दीजिएगा लीवोलन वाले और यूट्यूब पे भी जो क्लास के बच्चे बैठे हैं, तो सीधे सीधे आपका 45 इज इक्वल टू 1350 के। तो 1 बराबर किसके? 30 के होगा। तो 100 बराबर किसके? 3000 के। 100 की ही वैल्यू मांगा है ना आपसे, देख लीजिएगा। गुड, हो गया। 65 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 65। प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए जनसंख्या का प्रतिशत लगाएं, जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाएं जिनका जन्मदिन अधिवर्ष में फरवरी के अंतिम दिन आता है। प्रत्येक दिन समान संख्या में बच्चों का जन्म हुआ है, जनसंख्या का प्रतिशत का पता लगाएं। एक बटा 366 गुणे 100 होगा। लेकिन किसका? 1 मिनट रुक जाइए। वो तो ठीक है, भाषा इसकी थोड़ी सी सटीक होनी चाहिए। प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या का प्रतिशत हम लोग को बताना है। यहां सवाल क्या है? प्रत्येक दिन जन्म लेने वाले जितने लोग जन्म लेते हैं उन्हीं की जनसंख्या का प्रत्येक दिन का ही प्रतिशत बताना है। मान लिया अगर
ध्यान से देखिएगा, हर एक दिन एक बच्चा जन्म लेता है, एक ही बच्चा जन्म ले रहा है, तो इसकी जनसंख्या का क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। तो कंपेयर किससे होगा, ये एक 366 से, क्योंकि भाई लीप ईयर है तो कुल एक साल में कितने बच्चों का जन्म हो जाएगा, 366 का। तो 1/366 गुणे क्या करेंगे, 100 करेंगे। अगर 10 लोग प्रत्येक दिन जन्म लेंगे तो फिर से वही बात हो जाएगी, 10/366 गुणे 10 गुणे 10 और गुणे क्या हो जाएगा, 100। आ रहा समझ में? अगर 10 लोग जन्म लें प्रत्येक दिन तो 366 दिन में कितने लोग जन्म ले लेंगे, 366 गुणे 10। तो प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों का प्रतिशत आपको बताना है। तो आंसर सब में सेम आएगा, चाहे 1 का जन्म कराइए, चाहे 10 का जन्म कराइए, चाहे 100 का। ध्यान से सुन लीजिएगा, सवाल यहां ये बोला है प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या को समान मानते हुए इन्हीं की जनसंख्या का प्रतिशत बताना है, इन्हीं की जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। और जन्मदिन का जन्म का जो वर्ष है वो क्या है, अधिवर्ष है, लीप वर्ष है। लीप ईयर में आप जानते हैं कि फरवरी 29 का होता है, जिससे डेज हो गए 366। अगर प्रत्येक दिन 10 बच्चों का जन्म हुआ है तो इन्हीं का प्रतिशत बताना है। कुल जनसंख्या का ये कितना प्रतिशत है, तो कुल जनसंख्या कितनी तैयार हो जाएगी, 366 गुणे 10 तैयार होगी। तो ये 10 जो है 366 गुणे 10 का कितना प्रतिशत है, तो 10/366 गुणे 10 और गुणे क्या हो जाएगा, 100। क्लियर है? आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हम 10 क्यों माने, क्यों ना हम 1 मान ले, माना प्रत्येक दिन एक बच्चे का जन्म होता है, तो इसी का प्रतिशत निकालिए। टोटल जनसंख्या में इसी का प्रतिशत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 65 नंबर में 1/366 गुणे कितना, 0.2732%। ये आपका आंसर है। दोबारा से सुन लीजिएगा, प्रत्येक दिन समान बच्चों का जन्म होता है, इक्वल, चाहे वो 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 5 करोड़ हो। प्रत्येक दिन बराबर बच्चों का जन्म होता है, समान संख्या में बच्चों का जन्म होता है, इन्हीं का प्रतिशत बताना है। शुरुआत में ये चीज नहीं पकड़ में आ रही थी, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए तो समझ में आएगा। प्रत्येक दिन जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को समान मानते हुए जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाएं। किसका पता लगाएं, किसका, जो प्रत्येक दिन जन्म ले रहे हैं इन्हीं का प्रतिशत आपको पता लगाना है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रत्येक दिन हम मान ले एक बच्चे का जन्म हुआ है तो कुल 366 दिन में कितने बच्चों का जन्म होगा, 366 का। तो इसी एक का प्रतिशत बताना है आपको, तो 1/366 गुणे 100 हो जाएगा। अब आप क्या कह रही हैं, नहीं समझे, फिर से बोलिए। कौन से मान पर, नहीं 10 रख देंगे तो यहां भी तो गुणे 10 होगा। क्यों, अगर 10 बच्चों का प्रत्येक दिन जन्म होगा तो ये 10/360 थोड़ी होगा, सॉरी 366 थोड़ी होगा। गुणे 10 तो यहां भी करना पड़ेगा ना, प्रत्येक दिन अगर 10 है तो मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 लाख अगर यहां रख देंगे तो 366 गुणे यहां भी 1 लाख करेंगे, मान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हो गया। 65 के बाद 66 नहीं पूछा गया है क्या, 66 नहीं, ठीक। 67 पूछा गया है, ठीक। निम्नलिखित 4 उम्मीदवार ए, बी, सी और डी द्वारा प्राप्त अंक है। 560 में 420 पाया है, 720 में 560 पाया है, 500 में 415 पाया है और 650 में 485 पाया है। किसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान पे है, बताइए। सबका निकाल लीजिए, देख लीजिए सेकंड नंबर पे कौन सा है, कौन है सेकंड नंबर पे, बी वाला है। क्यों बच्चों, सेकंड नंबर पे कौन है, बी वाला। निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा, सीधे सीधे पता चल जाएगा। सबका अलग अलग फिगर दिया है ना, पूर्णांक और प्राप्तांक दोनों अलग अलग हैं, तो आप सबका प्रतिशत निकाल लीजिए। सबका क्या निकालिए, प्रतिशत, ठीक। या फ्रैक्शन बना के भी कंपेयर कर सकते हैं, जो फ्रैक्शन दूसरे नंबर पे बड़ा दिखेगा वही आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। खैर फ्रैक्शन से ना करिए, आप परसेंटेज निकाल के कर लीजिए, हो जाएगा आपका। हो गया बच्चों। टाइप 3 में कोई भी सवाल पूछ लीजिए। टाइप 3 में कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लीजिए। कौन सा, 78 पूछा गया है और 82, 83 और बस चलिए 78 किसने पूछा है,
72 ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है देख लेता हूं। और पूछिए, और कोई क्वेश्चन बच्चों, कोई सवाल नहीं? आइए 72 देखिए, ए की लंबाई बी से 10% अधिक है तो बी की लंबाई ए से कितना प्रतिशत कम है? 10/110 गुणे 100 यानी कि 9 सही 1/11%, यही आंसर है। तो उस इतना छोटा सवाल है, इसमें क्यों कंफ्यूज हो रही हैं? आंसर गलत होते हैं कि नहीं, मिसप्रिंटिंग होती है कि नहीं उसमें, बस बात खत्म, उसको सुधार लीजिए आप लोग। समझ में आया? चलिए अब आइए 78 इस बच्चे ने पूछा है, लीवोलन वाले और यूट्यूब पे भी जो हमारे बच्चे हैं वो भी ध्यान दें। 78 दिया है, ये सब पेपर के पूछे हुए सवाल हैं, टीयर 1 टीयर 2 के। क्या दिया है जरा देखिएगा, ए सी से 50% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है? खड़े हो जाइए, क्या प्रॉब्लम है इसमें? आंसर मैच नहीं कर रहा है। आइए ए बी सी से 25% अधिक दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर बच्चों इसको हम 200 ले लें तो इसको 25% अधिक यानी कि क्या बोलेंगे बताइए? 250 बोलेंगे। और ए सी से 50% अधिक है तो 100 ही ले लें तो काम चल जाएगा। 100 तो ये 125 और ये ए कितना अधिक है? 50% अधिक, तो 150। क्या पूछा गया है? ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है ना? कितना अधिक है? 25 अधिक है। कितने पे? 125 पे गुणे 100। बोलिए आंसर आया है? हाँ मिसप्रिंट हो जाता है, छोटा मोटा वो है गड़बड़। चलिए आइए अमित सर को बुलाइए। चलिए बाद में बुलाइएगा, उनको ये बता दीजिएगा डेली बच्चों से मिल लिया करें क्लास में और बच्चों से पूछ लिया करें कहाँ करेक्शन है। क्योंकि बच्चों होता क्या है ना, एक बार करेक्शन मैं एक्सपर्ट से चेक कराता हूं तो कुछ सवाल फिर गड़बड़ हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो छूट जाता है उनसे। मैं तो सारे क्वेश्चन चेक कर नहीं पाऊंगा, मैं तो यही क्लासरूम में ही लगाता हूं क्वेश्चन आपके, तो संभव ही नहीं है कि अलग से बैठ के हम 200 250 क्वेश्चन चेक कर पाए। इतने काम है हमारे पास, इसके अलावा भी क्वेश्चन सेट करने में टाइम निकल जाता है, सोचने में कि कौन सा क्वेश्चन कैसे दिया जाए, एग्जाम में पेपर एनालिसिस करने में ही समय निकल जाता है मेरा तो। और बाकी सारे काम कंटेंट सेट करके मैं देता हूँ एक्सपर्ट्स को, इसको चेक करिए, प्रूफ रीडिंग करिए, बहुत सारे काम होते हैं, कई चरणों में होते हैं। तो देखिए अब इसके बाद 78 हो गया, फिर 82 पी क्यू से 6 गुना बड़ा है और क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है? 6 गुना बड़ा है तो वैसे तो इसका अर्थ क्या होता है? 7 गुना, लेकिन आंसर हमारा किस पे आएगा? 6 गुने पे ही आएगा। आंसर हमारा किस पे आएगा? 6 गुने पर ही आएगा। मैं आपसे 6 गुना बड़ा हूं, इसका मतलब अगर आप 100 किलोग्राम के हैं तो मैं 700 किलोग्राम का हूं। समझ में आया? 6 गुना जोड़ दिया जाएगा। अगर ये बोलता मैं आपका 6 गुना हूं तो अगर आप 100 होते तो हम 600 होते। अगर मैं 6 गुना बड़ा हूं आपसे, इसका मतलब मैं 600 आपसे ज्यादा हूं, यानी कि मैं 700 हूंगा। लेकिन 95% प्रश्नों में उत्तर जो है 6 गुने पे ही आता है। आंसर किस पे आता है? 6 गुने पे। ये अक्सर ऐसा पेपर में देखा जाता है, क्योंकि ये भाषा ऐसी है गुना बड़ा वाला, तो गुना है या गुना बड़ा जनरली समान ही मान के लिख दिया जाता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। गुना अधिक होना और गुना होना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन 95% प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो किस पर हो जाते हैं? 6 गुना पर ही। 6 गुना अधिक भी लिख देगा तो 6 गुना पर ही हो जाता है क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर Q से 6 गुना है तो Q की वैल्यू 1 तो P की वैल्यू 6, तो 7 नहीं ले रहा हूं, Q की वैल्यू 1 तो P की वैल्यू 6, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है? 5 छोटा है। किससे? 6 से। तो 5/6 गुणे 100 कितना? 83 सही, 1/3%। आ गया आंसर। वही 7 पे लिए होते तो ना आता आंसर। समझ में आ गया? ये अक्सर ऐसा देखा जाता है, गुना अधिक जरूर बोल दिया है लेकिन वो केवल 6 गुने पे उठाएगा। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई? चलिए आइए। क्या दोनों? मैं अभी तक जितने क्वेश्चन देखा हूं दोनों साथ नहीं आया है।
और मैं जितने सवाल देखे हैं 95% सवालों में अगर बोल देगा मैं आपसे 6 गुना अधिक हूं तो उत्तर किस पे देता है? वो 6 गुने पर ही देता है। लेकिन जबकि होना क्या चाहिए? 7 गुना होना चाहिए, लेकिन उत्तर किस पे देता है? वो 6 गुने पे ही देता है। ठीक, 95% प्रश्नों में, जहां तक अभी तक इतना लंबा समय हो गया पढ़ाते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूं कि आंसर किस पे बन जाता है? 6 गुने पर ही। लेकिन ये 6 गुना बोलना गलत है। बनता किस पे है? बनना चाहिए किस पे? 7 गुने पे। आइए चलिए देखिए, अब आ जाइए। 83 पूछा है किसी ने क्या? विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, मतलब इतने वोटों से जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? नहीं बताऊंगा। आंसर गलत आ रहा है क्या इसका? सही है ना? ठीक है, आइए। टाइप 4 में कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए। टाइप 4 में जिस बच्चे को क्वेश्चन जो भी पूछना है वो पूछ लें। हम्म, 90, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? 90 और 85 और लगाए हैं ना आप लोग? लगाना चाहिए, आज जाके फिर और अच्छे से लगाइएगा। चलिए 90 और 85। 85 देखिएगा। मोहिनी 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला आलू खरीदती है। यदि आलू के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो मोहिनी पहले से कितना प्रतिशत अधिक आलू खरीदेगी, जबकि दोनों स्थिति में कुल खर्च बराबर है? तो बताइए, कमी का जो भाग होगा खपत में, ये खपत में कमी का भाग निकालना है ना, वो क्या होगा? खर्च बटा मूल्य होता है, तो 100/80 हो जाएगा। क्यों? तो आएगा 5/4, यानी कि पहले अगर 4 खरीदती थी तो अब 5 खरीदेगी। समझ में आ रहा है? या सीधे सीधे 4 बराबर 20 के तो 5 बराबर 25 के, या सीधे 20 का 5/4 निकाल लीजिए। खपत का जो भाग आएगा वो 5/4 आएगा ना, तो डायरेक्ट आप प्रतिशत में थोड़ी निकालना है, सीधे 5/4 करिए। पुरानी खपत 4 तो नई खपत 5, तो 4 बराबर 20 के तो 5 बराबर 25 के। वृद्धि तो पूछा नहीं है, ये पूछा है कि अब कितना खरीदेगी वो। ऐसे कर पाएंगे क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं? खपत बराबर, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 85। खपत बराबर खर्च बटा मूल्य। खर्च आपका क्या है? 100, मूल्य आपका हो गया 80, 5/4। तो बच्चों नई खपत यही है, 5/4 भाग। नई खपत क्या है? 5/4 भाग। तो सीधे नई खपत क्या हो जाएगी? पुराने का 5/4 निकाल लीजिए, तो 20 का 5/4 निकाल लेंगे, कितना? 25 किलोग्राम। ये आपका आंसर है। ओरल क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हैं। अब पूछा गया 92 नहीं 90। ये कोई सवाल नहीं है, आंसर एक आध दो रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 डीजल के मूल्य में हो गया 25/125 गुणे 100, 20% की क्या होगी? कमी होगी। हो जाएगा? ये टाइप पूरा हो गया ना आप लोगों का। टाइप 5 से कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, लग रहा पढ़े हैं आप लोग अच्छे से। टाइप 5 से हाँ, क्या हुआ? नहीं लगाना चाहिए था। 97 शुरुआत से पूरा कॉन्सेप्ट। हाँ, तो चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक खपत क्या होगी? 20 बराबर 1/2 किलोग्राम के, तो 100 बराबर सीधे 2.5 किलोग्राम के। आ रहा है? 20 बराबर किसके? 1/2 किलोग्राम के, तो 100 बराबर 2.5 किलोग्राम के। ये नई खपत है, ये नई खपत है 2.5 किलोग्राम। तो आरंभिक कीमत पूछा है, तो प्रारंभिक खपत कितना होगा? 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम। तो पुरानी कीमत क्या हो गई? 36/2, यानी कि 18 रुपए। निपट गया क्वेश्चन। यही एग्जाम का अप्रोच है, शीट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो टाइप 5 भी हो गया बच्चों, बहुत बढ़िया। टाइप 6 हो गया, लगा लिया। हाँ,
अब टाइप 7 का जो, अच्छा टाइप 6 का 105 देखिए, 103। एक शहर की जनसंख्या 10 साल में, ध्यान से देखिएगा, 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई। जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत औसत क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रतिशत औसत आपको बताना है यहां पर। तो आप वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आएगा, हाँ 50, और आपको वृद्धि प्रतिशत का औसत चाहिए। वृद्धि प्रतिशत का औसत, वहां बाबू औसत दर था, यहां क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो जितना भी वृद्धि प्रतिशत आया है उसको 10 से भाग कर दीजिए, 5% आ जाएगा। वृद्धि प्रतिशत का यहां औसत चाहिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर है 103। नॉर्मली आप वृद्धि निकाल ही लेंगे, वृद्धि प्रतिशत आ जाएगा। तो ये 10 साल की वृद्धि होगी। अब वृद्धि प्रतिशत का औसत चाहिए तो हर साल कितनी कितनी, मतलब किस तरीके से वृद्धि होगी, तो क्या कर देंगे आप, 50/10 कर देंगे, आंसर आ जाएगा कितना, 5%। ऐसे करना है। सुनिए, अभी मैं सवाल आप लोगों को लगाने के लिए क्लास वर्क में दे रहा हूं, आगे के क्वेश्चन बैठ के लगाइए। टाइप 7 अभी नहीं, अभी क्वेश्चन लगाइए आप लोग। अभी टाइप 6 में ही एक क्वेश्चन बचा हुआ है। क्लास वर्क अभी है आपके सामने, आप टाइप 6 और टाइप 7 अभी पूरा यहीं बैठ के लगाइए। जो ओरल लग जाए उसको ओरल लगाते हुए आगे बढ़िए, और जो नहीं लग पा रहे हैं ओरल उसको पेन उठाकर लगा लीजिए। टाइप 6 और टाइप 7 हर एक बच्चा यहां बैठ के करे फटाफट। इसके बाद आपकी ज्योमेट्री की क्लास चलेगी। लीजिए, किसकी, आप ही की शीट है। अभी 106 नंबर हिंट करना है, लाइए 106 106। अभी टाइप 6 पे हम आएंगे, अभी लगाइए। टाइप 6 पे हम आएंगे, अभी हिंट नहीं लगवा देंगे हम। आप लोग क्वेश्चन लगाइए, क्लास वर्क है ये आपका, बैठकर यहीं लगाइए। मैं एक्सपर्ट क्लास में लगा दे रहा हूं अभी। वो खड़े रहेंगे, आप क्वेश्चन लगाइए, यहीं बैठ के काम करिए। लग रहे हैं ना